Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj and welcome all of you. 10th Maths चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और इसमें हम अलजेब्रिकल मेथड्स देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। आज यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फ्रॉम एंटायर लेसन। इस पूरे लेसन में ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको दिखाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा किस तरह से हम अपने पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं और ये किस तरह से डिराइव हुआ है ये दिखाएंगे। साथ में आपको दिखाएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए डिफरेंट केसेस के द्वारा हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हैज़ नो सॉल्यूशन और फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। इसके लिए क्या कंडीशन यहाँ पर एराइज होती है इसकी बात करेंगे। ये एक्चुअली सीरियल नंबर 9 हमारा कंटिन्यू 9th वीडियो है। जैसे कि हम आपको आगे के प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं इस तरह से ये 9th वीडियो है। यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरू होता है। ओके, तो चलते हैं आगे डेरिवेशन ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करने के लिए किस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। लेट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x एंड y। सबसे पहले हमें x एंड y वेरिएबल के साथ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस लेने हैं। ये फॉलोइंग इक्वेशंस है हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हियर a1 इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 is called the coefficient of y and c1 is the constant from the first equation, and the second equation a2 is called the coefficient of x, b2 is called the coefficient of y and c2 is the constant from the equation number 2. Okay, now to obtain the values of the x and y we follows the following steps. अब हमें x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स का यूज करेंगे। जैसे कि स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1 एंड गेट। फिर से एक बार स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1 टू गेट b2 a1x प्लस b2 b1y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन हमें मिला है b2 से मल्टीप्लाई करते हुए एंड b1 a2 into x b2 b1 into y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। ये हमें मिला है इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो इस तरह से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को b2 से और इक्वेशन 2 को b1 से और दो इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर से एक बार इक्वेशन को देख ले, b2 a1x प्लस b2 b1y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। b1 a2x प्लस b2 b1y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 2। अब दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हम सबट्रैक्शन करेंगे 4 में से 3 को and we get b2 a1 minus b1 a2 into bracket multiply by x plus into bracket b2 b1 minus b1 b2 into y bracket plus b2 c1 minus b1 c2 equal to 0। यहाँ पर हमने इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्शन किया है और इसमें ये दोनों टर्म्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी। तो हमें फाइनली सेकंड स्टेप में मिलेगा b2 a1 माइनस b1 a2 इंटू x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1। ओके, अब पूरे इक्वेशन की दोनों तरफ हम b2 a1 माइनस b1 a2 से डिवाइड करते हुए हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन b2 a1 माइनस b1 a2 provided a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले b1 c2 minus b2 c1 डिवाइडेड बाय b2 a1 minus b1 a2 और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि ये a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0 होना चाहिए। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। Now substituting the value of x in the equation 1 from equation 2 and get
इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की b1c2 माइनस b2c1 अपॉन b2a1 माइनस b1a2, और इसे सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 6। नाउ हियर टू केसेस अराइज। अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, दो अल्टरनेटिव्स बनती है हमारे लिए। सबसे पहले केस नंबर 1, a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जो a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0 नहीं है तो in this case a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. That means the ratio of a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and then the pair of linear equation has the unique solution. ऐसे में pair of linear equation है, इसका unique solution मिलेगा, मतलब कि one and only one solution available बनेगा। अब केस नंबर 2 के बारे में सोचते हैं। Here a1b2 minus a2b1 equal to 0। अगर जो a1b2 minus a2b1 equal to 0 हो जाता है, इस कंडीशन में if we write a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to k, and then a1 is equal to k a2 and b1 is equal to k b2. Now substitute the value of a1 and b1 in the equation number 1, and then we get k into bracket a2x plus b2y plus c1 equal to 0 is called the equation 7. It can be observed that the equation 7 and equation 2 can both be satisfied only if c1 equal to kc2. That means c1 by c2 is equal to k. तो तीसरा जो रेशियो है कांस्टेंट नंबर का c1 और c2, वो भी इक्वल टू k अगर जो होता है, तब जाके इक्वेशन 2 और इक्वेशन 7 जो है कैन बी द सेटिस्फाई ओनली। तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इफ c1 इज इक्वल टू kc2, ओनली solution of the equation 2 will be satisfied the equation 1 and vice versa. अगर जो c1 is equal to kc2 है, तो any solution of the equation 2 will satisfy equation 1, and therefore if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 equal to k, then there are infinitively many solutions to the pair of linear equation by 1 and 2. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तीनों के रेशियो, कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल मिल रहे हैं। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू k मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसके इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और लास्ट में इफ c1 इज नॉट इक्वल टू kc2, अब c1 की वैल्यू है kc2 जितनी नहीं है, देन एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 विल नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 के द्वारा मिलने वाली वैल्यू वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगी, एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की शुरुआत की है। सबसे पहले हमने आपके सामने पूरा कहाँ से ये इक्वेशंस आए थे, कहाँ से ये वैल्यू आई थी, ये समझ लाने के लिए सबसे पहले हमने अपने डेरिवेशन ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखाया। किस तरह से इस मेथड का यूज़ करते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x और y वेरिएबल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। और इसके बाद हमने दो केसेस आपके सामने रखे, जिस केसेस के थ्रू हमने डिस्कस किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब हमें इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाएगा, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक। आई होप सो आपने बहुत अच्छी तरह इस बेसिक को समझने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के लिए कौन से 3 स्टेप्स पर आप काम करेंगे, ये दिखाएंगे विथ इलस्ट्रेशन, एंड परफॉर्म देन आफ्टर वी परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज नंबर 3.5। तो इस बात की उम्मीद करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।